कोलकाता के मेट्रो चैनल पर ममता बनर्जी का धरना जारी है। ममता बनर्जी ने वाजे किया है कि वो किसी किस्म के दबाव के सामने नहीं झुकेंगी। ममता बनर्जी को अजीम इत्तेहाद की जमातों की तायद भी हासिल है। ममता एक जानिब मरकज से आर पार की लड़ाई लड़ रही है, वहीं दूसरी जानिब वो इंतजामी फराइज भी धरने के मुकाम से ही अदा कर रही हैं। ममता की यह लड़ाई कहां थमेगी, इसका दारोमदार आज सुप्रीम कोर्ट की समाअत पर है। सीबीआई किसी एक आदमी के हाथ में वो इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये पहले भी हो सकती थी या बाद में भी हो सकते थे, लेकिन ठीक एन इलेक्शन के पहले 1-2 महीना पहले ये सब मुद्दा क्यों उठाया जाता है? लोरित मोदी भी लूट के गए थे। अभी जो कांग्रेस जो आपका मोदी का बारे में जो राफेल घोटाला है, ये सब क्यों सीबीआई जांच क्यों नहीं कर रही है वाला? अभी ममता बनर्जी हमारी ये प्राइम मिनिस्टर, ये हमारा इंडिया का सबसे अच्छा लीडर है। ममता बनर्जी को ये लोग सीबीआई एक कठपुतली का तरह ये लोग का बात सुन रहे हैं। जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, उसका बाद ही इसका फैसला होगा सीबीआई से। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे कोलकाता का, जहां समाज नुमाइंदा शबाना एजाज फोन लाइन के जरिए जुड़ रही है। शबाना, ममता बनर्जी के धरने का आज तीसरा दिन है, किस तरह का मंजर देख पा रही है? कितनी तादाद में लोग वहां पर मौजूद है? कितनी तायद मिल रही ममता बनर्जी को? देखिए, ममता बनर्जी जो अपने एहतजाज के लिए, अपने लड़ाकू अंदाज के लिए जानी जाती हैं, बिल्कुल उसी तरह उसी अंदाज में वो आज भी तीसरा दिन है, लेकिन आज भी उनके अंदाज में कोई कमी नहीं आई है। वही जिद, वही अनानियत के साथ जो है वो आज धरने पर बैठी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब तक इस मामले पर कोई ठोस फैसला नहीं होता, वो धरना जो है वो जारी रहेगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो जान दे देंगी, लेकिन वो झुकेंगी नहीं। और लोगों का जो सपोर्ट है उनके साथ वो काफी है। लोग जो है वो दूर दूर से सिर्फ ममता बनर्जी को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए वहां पे मौजूद हैं। हालांकि ये पूरा मन धरना है, लेकिन अहम बात यह है कि इस धरने में भी लोग शामिल हो रहे हैं। और ममता बनर्जी क्या कुछ कहती हैं आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, उस पर जो है वो निगाह होगी। 7 तारीख से जो है वो बंगाल बिजनेस समिट भी हो रहा है, जो काफी बड़ा माना जाता है इवेंट है कोलकाता का, बंगाल का, और गैर मुल्की सरमायादार भी इस इवेंट में शामिल होते हैं। अब देखना यह है कि ममता बनर्जी जिस तरह से कल उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग कर ली, उसी धरना स्थल पर बैठकर उन्होंने बजट इजलास को जो है वो अपने मोबाइल के जरिए देखा और जो भी इंस्ट्रक्शन देना था उन्होंने वहीं से जारी किया। तो ऐसे में बंगाल बिजनेस समिट का पर इसका क्या असर पड़ेगा, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे अहम बात ये होगी कि आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आता है, उसके बाद ममता बनर्जी जो है वो क्या कुछ कहती हैं। खासकर जो पुलिस कमिश्नर के मामले में, चिट फंड के मामले में ममता बनर्जी ने जो एहतजाज का रुख अपनाया है, वही रवैया, वही अंदाज देखने को मिल रहा है। आपको याद होगा कि सिंगूर मामले में भी जिस तरह से ममता बनर्जी ने इसी तरह से धरने को जो है वो अपनाया था, धरने पर बैठकर जो है धरने की राजनीति अपनाई थी और धरने पर बैठकर जो है वो एहतजाज किया था। तो अब सवाल ये उठता है कि 2019 का इलेक्शन सामने है, तो ऐसे में जो सिंगूर आंदोलन ममता बनर्जी के 26 रोजा धरने के बाद उन्हें सीएम की कुर्सी तक पहुंचाया था, तो दिल्ली की दावेदारी जो बंगाल के लोग और खुद तृणमूल कांग्रेस के पार्टी लीडरान जो है बार बार कह रहे हैं कि ममता बनर्जी पीएम के खास उम्मीदवार है, बल्कि कहा जाए कि सबसे मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। तो ऐसे में क्या ये धरना जो ममता बनर्जी मेट्रो चैनल पर बैठकर दे रही है, और वही जगह से बैठकर दे रही है जो उनके लिए उनके हिसाब से जो वो काफी शुभ था कि ममता बनर्जी की सीएम की राह हमवार हुई थी। वो अलग बात है कि उस वक्त वो सत्ता में नहीं थी, लेकिन अभी वो इख्तियार में रहकर वहां पे धरने पे बैठी हैं। तो क्या ये धरना पीएम की कुर्सी तक पहुंचाने में या दिल्ली की राजनीति तक अपना जो किला है वो मजबूत करने में ममता बनर्जी के लिए मददगार साबित होगा? ये आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले। बिल्कुल शबाना, सीबीआई तो एक बहाना है, असल निशाना मरकज को बना रही है। तो ऐसे में क्या आज योगी आदित्यनाथ जो है वो बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं, आज एक सभा को भी खिताब करने वाले हैं, अवामी रैली से भी खिताब करने वाले हैं, तो क्या सियासत बंगाल की जो है और ज्यादा तूल पकड़ेगी? देखिए, बंगाल जो कम्युनिस्टों के लिए जाना जाता था, लाल परचम जो यहाँ का एक मजबूत किला था, वो अब जो है कहीं ना कहीं तारीख में गुम होता जा रहा है। अब देखें कि 3 तारीख से ममता बनर्जी 3 तारीख की रात से धरने पर बैठी है, तो जिस तरह से ममता बनर्जी के धरने को कवरेज मिली, लेकिन जो लेफ्ट की रैली थी वो कहीं ना कहीं लोग भूल गए।
तो जो मेन अपोजिशन जमात थी, जो बंगाल में बरसों तक इक़्तिदार कर रही थी, बल्कि कहा जाए कि अगर बंगाल के घर घर तक अगर कोई पार्टी थी तो वो कम्युनिस्ट पार्टी थी। लेकिन उस कम्युनिस्ट पार्टी का आज क्या हाल है, और उनकी ब्रिगेड रैली जो काफी भीड़ हुई थी, लेकिन उस ब्रिगेड रैली का चर्चा नहीं हुआ ममता बनर्जी के धरने के सामने। और एक तरफ अगर योगी आदित्यनाथ अगर पुरुलिया में आज कामयाब जलसा करने में कामयाब हो जाते हैं, अवामी जलसा करने में कामयाब होते हैं, तो कहा यह जाएगा कि बंगाल में एक तरफ तृणमूल कांग्रेस है तो दूसरी तरफ बीजेपी है। तो ये जो एक नई जो तस्वीर बदलेगी बंगाल की, कि बंगाल में कम्युनिस्ट लेफ्ट जमातें और कांग्रेस कहीं ना कहीं हाशिए पर चली जा रही हैं, और क्या बीजेपी को एक मजबूत अपोजिशन का दर्जा मिलेगा, और ममता बनर्जी क्या यहाँ अपना तसलसल बरकरार रखने में कामयाब होंगी, ये भी काफी अहम होगा बंगाल की सियासत में। आज योगी आदित्यनाथ बंगाल आ रहे हैं, पुरुलिया आ रहे हैं, हालांकि उनके हेलीपैड को गुज़िश्ता दिनों जो है उनके हेलीकॉप्टर को लैंड नहीं करने दिया गया, जो मतलब लैंड नहीं करने दिया गया था, उन्हें उतरने की इजाजत नहीं दी गई थी। फिर उन्होंने फोन पे ही सभा से खिताब किया। आज अगर वो एक तरफ जो है आकर अगर जलसे में मौजूद होकर लोगों से जो है वो खिताब करेंगे, तो देखना ये होगा कि उन्हें किस तरह से अवामी सपोर्ट मिलता है। अगर इस तरह से पीएम मोदी और अमित शाह के बाद आज योगी आदित्यनाथ अगर कामयाब हो जाते हैं बीजेपी के जलसे को, अवामी जलसे को कामयाब बनाने में, अगर ये लीडरान अगर चमक जाते हैं, तो कहा जा सकता है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शबाना इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम तफसीलात के लिए। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और इस वक्त हमारे साथ मनीषा प्रेम जुड़ गई हैं, सियासी तज्ज़िया निगार है, उनसे भी बात कर लेते हैं इस ताल्लुक से। मनीषा जी, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि 3 दिन से टसल चल रहा है ममता बनाम सेंटर, किस नज़र से देखती हैं आप? देखिए, आपके और आपके सभी श्रोताओं दर्शकों को दिल्ली से सबका सलाम। जी। ये बंगाल और पूर्वोत्तर भारत की बदलती राजनीति का सबसे बड़ा चित्र आप देख रहे हैं। और कहीं न कहीं ममता बनर्जी जब शासन में आई बंगाल में, चाहे वो यूपीए का शासन रहा या उसके बाद एनडीए का, तो बंगाल से उनका बिगुल और शंखनाद जो है वो काफी तगड़ा रहा। यूपीए पर भी उनका प्रभावी दल रहा। भारत का राष्ट्रपति कौन बने, प्रणब मुखर्जी के चुनाव में भी अगर आपको याद हो तो उनका खासा अहमियत वाला रोल रहा। और उसके साथ एनडीए सरकार के आने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि चूंकि लोकसभा में भाजपा का बहुमत था, नरेंद्र मोदी की भाजपा का बहुमत था, तो उनके ऑपोजिशन, उनके खिलाफत करने वाले जो हैं वो लोकसभा में नहीं रह गए थे। और वास्तव में उनका खिलाफत फिर राज्यों ने किया, और राज्य में जो रीजनल पार्टीज हैं उन्होंने किया। उनमें अगुवाई किनकी हो इसमें अभी तक स्पष्टता नहीं थी, लेकिन वो जो एक खाली जगह थी उसको ममता ने बहुत समझदारी के साथ उस खाली जगह को एक्सप्यार किया। जबकि उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीटें हैं और अखिलेश और मायावती साथ आ गए हैं, लेकिन कहीं न कहीं अखिलेश अभी जूनियर हैं इस अगुवाई के नाते उसके नेता बनने के लिए। तो इसी हिसाब से ममता बनर्जी ने अपने यहाँ सभी क्षेत्रीय दलों का या राष्ट्रीय दलों का जो भाजपा का विरोध करना चाहते हैं उनका महाधिवेशन अपने यहाँ किया। और इस मामले पर केंद्र से, सीबीआई के मामले पर केंद्र से उनकी नोक-झोंक तो चल ही रही थी, और केंद्र भी, भाजपा भी इस ताक में था कि कब मौका मिले तो वो इस मामले को उठाएं। और बिल्कुल मनीषा जी, एक चीज और ये भी पूछना चाहेंगे, केंद्र लगातार ये कह रहा है ममता आखिर किसको बचाना चाह रही है, कमिश्नर को क्यों बचाना चाह रही है? अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने वाला है, ममता के अगेंस्ट आ गया, तो कितनी मुश्किल होगी सियासी तौर पर ममता बनर्जी के लिए? देखिए, ममता के लिए सियासी तौर पर बहुत सारी मुश्किलातें हैं। केवल सुप्रीम कोर्ट तो एक मुश्किलात है। सुप्रीम कोर्ट ममता बनर्जी को कुछ नहीं कह सकता, कोई ऑब्जर्वेशन हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट सबसे ज्यादा अगर कुछ कह सकता है तो वो पुलिस कमिश्नर को कुछ कह सकता है और डायरेक्ट कर सकता है। लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि गवर्नर ने अपना रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी को बुला के, पुलिस कमिश्नर को बुला के, सीबीआई के वहाँ के जो महकमे के अधिकारी हैं उनको बुला के गवर्नर ने अपना रिपोर्ट बना के और केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंप दिया है। तो कहीं ना कहीं केंद्र के पास एक अन्य हथकंडा, जो बड़ा हथकंडा है, वो ये है कि वो राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। केंद्र के जो मंत्री हैं वहाँ, बाबुल सुप्रियो जी, उन्होंने कह भी दिया है कि यहाँ अराजकता है और यहाँ केंद्रीय शासन लागू किया जाना चाहिए। तो भाजपा एक दबाव तो बनाएगी, भाजपा का जो धड़ा जमीन पर है वो दबाव बनाएगा कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो मैं ये मानूंगी कि निष्पक्ष तरीके से ये देखेगी
कि क्या सीबीआई जो मांग रही थी वो सबूत वहाँ के पुलिस अधिकारी उन सबूतों को नष्ट तो नहीं कर रहे थे या कहीं छुपा तो नहीं रहे थे। इन बातों पर सुप्रीम कोर्ट गौर फरमाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अगर नेगेटिव भी आता है तो वो पुलिस के लिए आएगा, ममता बनर्जी के लिए बहुत नहीं। हाँ जी बिल्कुल। चलिए मनीषा प्रेम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इस वक्त मणिकांत ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर सहाफी, उनसे भी बात कर लेते हैं। मणिकांत जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो टसल चल रहा है सेंटर बनाम ममता बनर्जी, किस नजर से आप देख रहे हैं इसको? देखिए, ये तो पहली नजर में ही ये गैर वाजिब लगता है। ये बिल्कुल अजीब सूरत बन गई है। ऐसा अगर कोई भी आम तौर पर जो आम आदमी है वो भी जो कुछ कलकत्ता में हो रहा है उसको देख के वो एक तरह से न सिर्फ हैरत में है बल्कि वो सोच रहा है कि ऐसा कोई भी पॉलिटिशियन इस तरह के हालात कैसे पैदा कर सकता है। ये साफ दिखता है कि वो मनमानी वहाँ हो रही है। वहाँ कहीं से भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत कुछ कोई एक्टिविटीज नहीं हो रही है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो रहा है। अरे मान लीजिए अगर वो वहाँ पर कुछ दिक्कत थी, अगर इनको जो राजीव कुमार हैं पुलिस कमिश्नर, और उनसे अगर पूछताछ हो ही जाती तो इसमें क्या ऐसा नुकसान हो जाता। जाहिर है कि अगर इस तरह से रोका गया है तो लोग ये समझ रहे हैं कि दाल में कुछ काला है, और ये काला इस कदर सामने आ गया है कि अब किसी को ये शक व शुबा नहीं है कि वहाँ कोई न कोई किसी न किसी बात को छिपाई जा रही है, कोई न कोई बड़ा घपला है जिस पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। ये तो लोग बहुत दिनों से समझ रहे थे, लेकिन ममता जी ने अब जो ये खुलेआम जो सपोर्ट किया, हाँ ये जो कर रहे हैं वो उससे मेरे ख्याल से ये पूरे मुल्क में, पूरे देश में उनके खिलाफ एक माहौल बन रहा है। ये मणिकांत जी, क्या ये कहा जाए कि दोनों जानिब से खिचड़ी पक रही है, क्योंकि बीजेपी की नजर बंगाल पर है और ममता बनर्जी की नजर दिल्ली पर है? जाहिर है कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने हक में हर तरह का वो अपनाते हैं हथकंडा, और ये भी हो सकता है इसमें कोई पार्टी ये नहीं कह सकती कि वो अपने फायदे के लिए वहाँ कोई एक्टिविटीज नहीं कर रहे थे। फायदा तो वो देख ही रहे हैं। अगर ममता जी का नुकसान होता है या ममता वहाँ लोगों की नजर से उतर जाती हैं तो जाहिर है कि उसके बाद जिन्होंने ये मूवमेंट वहाँ शुरू किया, उनके खिलाफ जो मुहिम शुरू हुई, उनके हक में चीजें जाएंगी या लोग वो पब्लिक ओपिनियन भी उन्हीं के हक में जाएगा, ये तो उनके मन में है। ये दोनों तरफ से जिस तरह का माहौल बन गया है, ये सच पूछिए तो अपने देश के हक में नहीं है, ना कॉन्स्टिट्यूशन के हक में है। और किसी न किसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि हालात बहुत ज्यादा बिगड़ने से पहले कोई न कोई ऐसा रास्ता निकल आए ताकि ये नहीं लगे बाहर के मुल्कों को भी कि देखिए हिंदुस्तान में ये सारा कुछ क्या हो रहा है। तो ये एक बिल्कुल ही इसे मैं एक दुर्भाग्यपूर्ण बात मानता हूँ। बिल्कुल मणिकांत जी, एक सवाल और करना चाहेंगे कि सियासत की नजर से अगर हम देखें तो पूरा अपोजिशन ममता के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है, तो क्या ऐसे में ममता की छवि और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है या नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखिए, मेरे ख्याल से सारे अपोजिशन पार्टीज को आंख बंद करके पीछे खड़ा नहीं होना चाहिए था। वो उनको सोच समझ के कि इसका क्या निकाला जाएगा, इसके मायने क्या निकलेंगे, लोग क्या समझेंगे। अगर आप कहीं भी किसी गलत चीज को अगर आप सपोर्ट करने के लिए आंख बंद करके उसके पीछे लग जाते हैं तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर थोड़ा सा भी इसमें अपोजिशन पार्टीज को ये लगा कि वहाँ ज्यादती हो रही है या वहाँ जो संघीय ढांचा इस देश का है उस पर हमला हो रहा है, तो उस हमले को सुलझाने के लिए कोशिश होनी चाहिए थी, ना कि आप एक पक्ष को हवा दे रहे हैं, वहाँ आग और सुलगा रहे हैं ताकि वो बात और बिगड़े। तो मुझे लगता है कि इस मायने में वहाँ अपोजिशन पार्टीज का भी जो रोल है वो मुनासिब नहीं दिखता है। चलिए मणिकांत ठाकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे